अस्सलाम वालेकुम। वैसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च का फिर से आगाज़ हो चुका है। अब इस लॉन्ग मार्च के आगाज़ से, क्योंकि इससे कबल जब ये रुकी थी तो तकरीबन 6 जाने निस दर्जन जाने इसमें जा चुकी हैं। तो आज प्रोग्राम का पहला सवाल हम ये उठाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत शोर हुआ है कि वो FIR कब कटेगी जो इमरान खान साहब चाहते हैं, या वो FIR कैसे कटेगी, इस पर बहुत सवाल हुआ। पहले प्रोग्राम के हिस्से में ये सवाल उठाते हैं कि जो निस्बतन जाने इस कंटेनर के आगे पीछे गई हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान, जब से ये लॉन्ग मार्च जिसका आगाज़ हुआ है, उनकी FIRों का क्या हुआ? क्या कोई FIR दर्ज हुई? मेरी मालूमात में जहाँ तक मैंने इकट्ठी की, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। एक खातून जो खुद एक सहाफ़ी थी, वो इस कंटेनर में कुचल के जो हलाक हो गई, जाबाक हो गई, शहीद हो गई। कोई FIR दर्ज हुई? इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई इंसानी हमदर्दी रखता है कि किसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, कोई FIR दर्ज हुई इसकी? इसी तरह एक कारकुन कंटेनर से गिर गया, कोई FIR दर्ज हुई? एक कारकुन, एक मोटरसाइकिल के में एक बच्चा कुचल गया, कोई FIR दर्ज हुई? यहाँ पर जो फायरिंग हुई, जब इमरान खान साहब पे जो वाक़या हुआ फायरिंग का वज़ीराबाद में, इसमें एक शख्स जो कि PTI का कारकुन था, 3 बच्चों का बाप, वो अपनी जान से गया, शहीद हो गया। क्या कोई FIR इसकी दर्ज हुई? आज पूरी तहरीक इंसाफ, पूरी जो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव FIR बन चुका है। इमरान खान साहब की जान यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ अमान में रखे, उनको लंबी ज़िंदगी दे। उन पर हमला हरगिज़ गलत हुआ अगर जिस तरह भी हुआ है, और उसकी FIR जो भी वो उनका मुतालबा है वो जो वो रख रहे हैं सामने। लेकिन क्या ये जो जाने गई ये क्या मुफ्त में थी? ये क्या था? इन जानों का कोई अकाउंटेबल है कोई, कि आखिरकार इनकी कोई FIR हो, कोई कानूनी तौर पर हो? तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने नहीं सुना जी कोई कह रहा हो कि इनकी भी कोई FIR कर दे, इनके लिए भी कोई आवाज़ उठा दे, इनको भी कोई पूछ ले जाके, या सिर्फ इनको ऑटोग्राफ देना है इनके बच्चों को और आगे बढ़ाना है। कोई FIR इनकी नहीं हुई है इन वाक़यात की, इंसानियत की कोई FIR। कितने घर उजड़ गए, कोई FIR नहीं। जवान मौतें हो गई, कोई FIR इनकी नहीं हुई। ये बड़ा अलमी है, ये हमारी शायद सारी सियासी जमातों का, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ का जिक्र हो रहा है अभी, इनको कोई फिक्र नहीं है कि जाने जा रही हैं। और फिर से इस मार्च का आगाज़ हो चुका है। जो जाने गई वो गई, वो इस पर आगे की बात जो है वो शुरू हो चुकी है। साथ साथ कारोबार ज़िंदगी का, लोगों के रोज़गार, वो मुतासर होना शुरू हो। हम आपको बता चुके हैं इससे पहले भी कि किस तरह अस्पताल जाने में लोगों को दुश्वारियां हैं, जिसकी वजह से और जानें इस वक्त गैर महफूज हो चुकी हैं। साथ साथ लोगों का कारोबार ज़िंदगी, रोज़गार, रास्ते बंद करने की वजह से जो चंद टोलों ने बंद किए हुए हैं, वो बदतरीन तरीके से मुतासर होना शुरू हो गया। आपको कल एक सर्वे दिखाया था, 54% अफराद जो हैं वो उस सर्वे के मुताबिक ओपिनियन रखते हैं कि इस लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए, असेंबली में जाना चाहिए वापस। ये अवाम की राय है, जो कि मेजॉरिटी अब इमरान खान साहब के खिलाफ हो चुकी है, इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ हो चुकी है। IPR एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जिनका ये सर्वे है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जिन्होंने ये सर्वे जारी किया। आपको ज़रा अक्कासी दिखाते हैं कि अवाम के जज्बात क्या हैं। दुहाइयाँ आपको उस दिन भी सुनाई थी, आज भी सुने कि लोग क्या क्या सड़क बंद करके बैठे हैं उनको। लेट्स हियर दिस। जुबान से दूसरा आज लाखों मुसलमान जो है वो गलियों में रुल रहे, रोडों में रुल रहे, और ये हमें जो है मदीना रियासत का बनाने का खोतास देते थे। शर्म आनी चाहिए इनको, जो आज लोगों को जो है जिंदगी अजाब करके रास्ते बंद। एहतजाज आपका हक है, हमारा हक है, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें, लोगों का रास्ता बंद न करें। एहतजाज पहले भी होते रहे, लेकिन साइड पे एहतजाज होता है, जिंदगी भी चलती है, जिंदगी बंद करके जो है एहतजाज चीफ मिनिस्टर से भी अपील करता हूँ, मैं अर्ली चीफ से भी अपील करता हूँ कि मुलाकात बंद करो, रोड ठहराओ लोगों की जिंदगी को, मजाक बनाया हुआ का क्या कसूर है, आम आदमी का क्या कसूर है? मुझे जवाब चाहिए। सारे जो है ये खड़े हैं बड़े बड़े कैमरे लेके और अवाम की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं। गरीब रुल रहा है, आज किसको तकलीफ हो रही है? वो भी बैठे हुए हैं चुप करके, ये भी बैठे हुए। कल का क्या कहते थे खान साहब? हमें क्या दर्ज किया जाता था? खान साहब 2018 में क्या कहते थे कि रास्ते बंद करना मुल्क के साथ गद्दारी है, मुल्क मईशत तबाह हो जाती है। हर वो काम जो दूसरों को मना करते थे वो खुद करते। ये तो नाज़रीन अवाम की राय है, और ये राय आहिस्ता आहिस्ता जो बन रही है वो यही बन रही है कि इमरान खान साहब आप न सिर्फ आपका कंटेनर या आपका जो लॉन्ग मार्च है उसकी वजह से निदर्जन हलाकतें हो चुकी हैं, बल्कि कितने घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, कारोबार पे नहीं जा पा रहे लोग। आप जो रास्ते बंद करके बैठ गए, जिस बारे में आप खुद इरशाद फरमाते थे कि गलत है जब कोई और जमात एहतजाज करती थी, जब आपकी अपनी हुकूमत थी जब ये आप करते थे।
आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक पैगाम दिया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा जी कि पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में पीटीआई कारकुनान की सड़कें बंद करने से अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के कारोबार और खुशी गमी में शिरकत और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं, मरीज अस्पतालों में पहुंचने से कासिर हैं। ये सूरत हाल ना सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त है बल्कि लाखों अवाम के लिए तकलीफ दे है। मुट्ठी भर कारकुनान कुर्सियां डालकर पुलिस की ईमा पर गुज़िश्ता 4 रोज से अवाम को परेशान कर रहे हैं। हालिया परेशान कुन सूरत हाल से अवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। जो अगला पैगाम है वो बड़ा अहम है। उसमें वो कहते हैं कि हम किसी किस्म का सियासी तसादुम नहीं चाहते और ना ही इसकी इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अंदेशा है अवाम अब इमरान खान के फसादी और फितना अंगेज पैरोकारों का खुद जो है मुहासबा शुरू कर देंगे। मेरी नून लीग के मुकामी रहनुमाओं और अरकान असेंबली से अपील भी है कि वो आवाम को इन मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करे। तो उन्होंने अपील कर दी राना सनाउल्लाह साहब ने कि वो आवाम के जो नुमाइंदे नून लीग के हैं वो निकले और आवाम के लिए रास्ते खोल दें। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, जिसका अहवाल आवाम खुद दे रही है, ये जो डेट बता रहे थे 2018 इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था, आपको ये भी जरा सुनवाते हैं कि रास्ते बंद करने पर, इंतशार फैलाने पर, सड़कों पर फसाद बर्पा करने पर बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या इरशाद फरमाते थे, जरा ये सुने उनकी ज़बानी। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? तो मैं आज अपनी अवाम सबसे ये कहना चाहता हूं, किसी सूरत आपने आपको उकसाने नहीं देना। ये इमरान खान साहब का अपना बयान, अपनी पॉलिसी, अपना जो लाहेमल इख्तियार करते थे जब वो हुकूमत में थे, आज बिल्कुल बरक्स सड़कें बंद करके बैठे हैं। कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर कर रहे हैं, रोज़गार इस वक्त मुतासिर कर रहे हैं, लोगों के अस्पताल जाने के रास्ते बंद करके बैठे हुए हैं। और साथ साथ इस लॉन्ग मार्च में जिसमें अब तक निस्बतन जाने जा चुकी हैं, आगे अल्लाह खैर करे कि इसमें क्या हो, सबकी जान हिफ्ज़ अमान में अल्लाह ताला अपने रखे, इस दुआ के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं सियासी तौर पर लंदन में आखिरकार क्या हो रहा है। साथ साथ दौर है सऊदी अरब की वलीअहद जो हैं उनके, उस दौरे से तवक्कात क्या हैं, कुछ और तफसीलात आपके सामने आज लेकर हाजिर होंगे कि कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ सकती है और किस सूरत हाल में आ सकती है। सियासी और ब्यूरोक्रेसी को क्या किरदार अदा करना पड़ेगा, सियासी कुव्वतों को, इस ब्रेक के बाद जानेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। जनाब निहाल हाशमी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शफीक साहब साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों शख्सियात को खुशामदीद कहते हैं। इमरान शफीक साहब ये फरमाएं कि FIR तस्करा है, तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कुछ ऐसे अफराद जो अपनी जानों से गए जब इसे ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। कोई कंटेनर के नीचे आके मर गया, कोई कंटेनर से ऊपर से गिर के इस पर कोई शहीद हो गया, कोई जो है इस वक्त इमरान खान साहब के जब फायरिंग हुई थी उस दौरान एक उनका कारकुन जो 3 बच्चों का बाप था वो उस वक्त शहीद हो गया, ना पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई FIR हुई। कानून क्या कहता है? ये लोग जो 19 दर्जन जानों से गए, इनकी कोई FIR क्या आपकी उत्तला है? कोई FIR हुई हो इन लोगों के ऊपर, या किसी ने FIR कराने की कोशिश की गई हो, इनको फौरन दफना दिया गया, इमरान खान साहब ने ऑटोग्राफ दे दिया बच्चों की कमीज़ों पर, और तो मैंने कुछ तफसीलात नहीं सुनी। ये जो मासूम जाने गई, इनका क्या है? कोई होगा कहीं जिक्र इनका? इमरान साहब देखिए सिफान साहब, कोई भी ऐसी मौत जो तबई ना हो जी, और जो मौत जो है वो इस तरह की हलाकत में हुई हो, यकीनन उसका मुकदमे का इंदराज करना जो है वो किसी और का अगर फर्ज हो ना हो, इंतजामिया का फर्ज जरूर है। अगर उसके लवाहिकीन FIR दर्ज करवाएं तो ठीक है, अगर लवाहिकीन FIR दर्ज नहीं करवाते तो कम अज कम उसके लवाहिकीन के अलावा जो रियासत है उसका काम बनता है कि वो FIR दर्ज करवाए, और रियासत की तरफ से मुकदमा दर्ज होना चाहिए थे। ये सारे जितने भी इनका जिक्र हुआ, लेकिन अगर रियासत की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं हुए तो यकीनन ये एक रियासत की कोताही है। और ये इस बुनियाद पर कि सिर्फ चूंकि हुकूमत जो है वो पंजाब में PTI की अपनी है तो मुकदमे का दर्ज ना होना, ये बुनियादी तौर पर कानून की हुक्मरानी की जो बात की जाती है उसके बरखिलाफ है। यकीनन लवाहिकीन अगर इस मसले पर कत्ल के मुकदमात में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती है, वो ये है कि
अगर लवाहिकीन उसको माफ कर दें तो वो यकीनन उसकी माफी मिल जाती है, लेकिन ये कोई जवाज नहीं है कि उसकी FIR ही पहले मरले पर दर्ज ना हो। FIR जरूर दर्ज होगी इस तरह के जितने भी मुकदमात हैं, ताकि देखा जाए कि ये ड्राइवर की नेग्लिजेंस है या ऊपर बैठे हुए ट्रक के। अब जिससे एक साफी साहिबा जो है जो शहीद हुई हैं, अब उन साफी साहबा के बारे में मुतजाद बातें हैं। किसी का कहना यह है कि ऊपर ट्रक से उन्हें धक्का दे दिया गया, कहीं ड्राइवर की नेग्लिजेंस हो सकती है, तेज रफ्तारी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। बहरहाल उसकी तहकीक और तफ्तीश तो होनी चाहिए थी, और तहकीक और तफ्तीश तब शुरू होती है जब उस मुकदमे का इंदराज हो जाए। अगर आप मुकदमे का, इमरान खान साहब अपने बारे में ये कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर मुकदमे का इंदराज नहीं किया जा रहा, मैं जिन लोगों का नाम लेता हूं उनके ऊपर FIR नहीं काटी जा रही, तो बिल्कुल यही असूल जो है वो एक पाकिस्तान के आम शहरी पर भी लागू होता है। आम शहरी की अगर हलाकत हुई है तो ये पुलिस का काम बनता था कि वो FIR देती और उसके बाद उस वाकये की तहकीकात करती कि कहाँ नेग्लिजेंस हुई है, कहाँ ये जानबूझकर धक्का दिया गया है, कहाँ ये सनसनी फैलाने की कोशिश की गई है, किसी नाहक की जान ली गई है, या ये कोई हादसा है। बहरहाल तमाम सूरतों में अगर हादसा भी है तो उसकी FIR दर्ज होती है दफा 320 के तहत, दफा 322 के तहत कत्ल बिसबब जो है वो उसकी FIR दर्ज होती है। अगर उसमें आपकी नीयत ना भी शामिल हो किसी को कत्ल करने की, लेकिन आपके किसी फेल की वजह से कोई ऐसा गैर कानूनी फेल कर रहे हैं और उस फेल के नतीजे में अगर कोई शख्स अगर हलाक हो जाता है तो वो 322 के तहत कत्ले बिसबब है, उसकी FIR दर्ज की जाती है और उसके लिए दीत जो है वो अदा की जाती है मकतूल के वरसा को। इसी तरह जो है वो कत्ले खता अगर है, कत्ले खता में भी नीयत शामिल नहीं होती, बगैर नियत की खता के तौर पर भी अगर कोई मर गया तो उसकी 320 के तहत जो है कत्ले खता की FIR दर्ज होती है। हैरत है कि रियासत ने अभी तक इन तमाम मुकदमात की FIR दर्ज नहीं की और इसके लिए बहरहाल आवाज बुलंद करने की जरूरत थी। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी आपने आवाज बुलंद कर दी इस पे। अच्छा, आपने कानून के लिहाज से भी समझा दिया। निहाल हाशमी साहब, लंदन से क्या खबरें हैं, इस बारे में कुछ इत्तलात दें। नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट सुना जारी हो गया है, उधर मुलाकातें चल रही हैं, बहुत सी चैमक हुई हैं, आप दुरुस्त इत्तला दे सकते हैं क्या वहाँ पर ज़ेर गुफ्तगू है, क्या खबर वहाँ से आ सकती है? नवाज शरीफ साहब क्या वतन वापस आ रहे हैं? पासपोर्ट मिलने का मतलब क्या है? क्या सियासत में पाकिस्तान की कोई हलचल हो सकती है? निहाल हाशमी साहब, कोई कहता है 24 घंटे अहम है, 48 घंटे अहम है, आपको क्या नजर आ रहा है हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान भाई, लंदन से बहुत अहम खबर है। अच्छा, कि इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल इंडिया को हरा के जीत चुकी है। मुबारक। इससे ज्यादा अहम खबर ना पाकिस्तानियों के लिए है ना इंग्लिश लोगों के लिए है कि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। ये तो एक अहम चीज है लंदन से। सही। जहां तक रह गया मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात, तो मियां नवाज शरीफ साहब एक पाकिस्तानी शहरी हैं, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो। हर शहरी का हक है कि वो अपना पासपोर्ट ले ले और जब जहां चाहे आजाद उनको हासिल है आजादी कि वो ट्रैवल करें। जो भी खबरें होंगी वो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में इस्लामाबाद में और ही लाहौर में या कराची में या कोयटा में या पेशावर में पाकिस्तान की अहम खबरें होंगी। लंदन से अहम खबरें नहीं होंगी। हमारा वजीर आजम वापस आएगा, वो फैसला करेगा। हमारी कैबिनेट यहाँ पे है, हमारे सियासी मामलात यहाँ पे, तो यहाँ पे फैसला होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और निहाल भाई ये बताएं कि दूसरी इत्तला जो राना सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट जो की, इत्तला क्या, उन्होंने कहा कि जो अरकान असेंबली से उन्होंने अपील की है कि वहाँ अवाम को मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करें। तो निहाल हाशमी साहब, आप भी क्या मैसेज देंगे नून लीग के लोगों को, क्योंकि ये तो साफ कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के वो रास्ते खाली करवाएं या खुलवाएं, और रास्ते पंजाब हुकूमत ने बंद किए हुए सामने नजर आ रहा है, मिनिस्टर खुद बंद करके बैठे हुए। तो अब क्या आपके MNAs और MPs निकलेंगे सड़कों पे, रास्ते खुलवाएंगे? कोई स्ट्रेटेजी पार्टी हिकमत अमली कोई है, तय हुई है कुछ? हम सड़कों पे आपके कारकुन निकलते हुए देखेंगे क्या? शफान भाई, इमरान खान साहब, अभी मेरे भाई एक बात बहुत अच्छी कर रहे थे PTI के, 320 और 322 में मुकदमा कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। मुकदमा रियासत नहीं काटती मेरे भाई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हुकूमत और रियासत। रियासत आप और हम सबकी है, मगर हुकूमत हमारी नहीं है। हुकूमत सिर्फ PTI की और क्यू लीग की है। रियासत पाकिस्तान के सूबे पंजाब में जो हुकूमत है वो इमरान खान के और उनकी इत्तेहादियों की है, तो ये जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। मगर अगर जिनकी हुकूमत है वही अपने दूसरे
इकाइयों के साथ लड़ना चाहें, अपने वफाक के साथ लड़ना चाहें, अपने लोगों की जिंदगियों को तंग करना चाहें, तो एक बड़ा वाज़ेह और साफ दो टोक नजर आता है। इमरान खान साहब और उनके हमनवा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक सिविल वॉर हो, पाकिस्तान के लोग दस्ते गिरबान हो एक दूसरे के सामने, पाकिस्तान के आम लोग और पाकिस्तान की पुलिस उनकी लड़ाई हो, पाकिस्तान की सड़कों को, पुलों को बर्बाद कर दिया जाए, पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद कर दिया जाए। तो वो जंग की तैयारी में है। और यही बात राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम देखिए, जिनको हमने रखा हुआ है बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ने के लिए, उसे हम अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग रखा हुआ है, उसे भी हम निहत्ते आवाम के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है अदर देन पीटीआई, जो सियासी जमातें हैं, जो पाकिस्तान के अवाम है, जो ताजिर बरादरी है, जो वकला बरादरी है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो ट्रक ऑनर्स है, जो ट्रांसपोर्टर्स है, वो निकलें और वो इनसे कहें कि आप ये सड़कें छोड़ दें, ये सड़कें आपके बाप की नहीं है, ये पाकिस्तान की है। और ये किसी फर्द वाहिद या किसी लीडर के लिए नहीं बंद किया जा सकता और मुसलसल बंद नहीं किया जा सकता। तो फिर मेरे ख्याल से लग पता जाएगा, जब आवाम निकल के आएगी, देहाती निकल के आएंगे, मोहल्ले वाले निकल के आएंगे, मरीज के लवाकिन निकल के आएंगे, तो फिर इनको पता लग जाएगा और पता लगना शुरू हो गया है। तो अगर उसके बाद भी अभी हमने सुना है निहाल हाशमी साहब लोगों के कमेंट्स, पाकिस्तान के अवाम, लोग जो दुहाइयां दे रहे हैं मुश्किलात का सामने, हमारी माएं बहनें, ठीक है निहाल साहब, मैंने सुना है अभी लोगों पूछते हैं कि आप रास्ता कब, लोगों का रिएक्शन सुना है निहाल हाशमी साहब। अभी हमने लोग जो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च के बारे में, हमने सुना रहे थे अभी अवाम को जो दुहाइयां लोग दे रहे हैं कि सड़कें खोलो। अभी इमरान खान साहब का बयान भी हमने सुना है 18 के अंदर, वो क्या कहते थे सड़कें और फसाद करने के ऊपर, जब टीएलपी मार्च कर रही थी। इमरान शफी साहब कुछ आप क्लियर करना चाह रहे हैं, क्लैरिफाई, मेरे ख्याल से आप क्या कहना चाह रहे थे प्लीज? मैं वो हाशमी साहब ने शायद मेरा ख्याल है मेरी बात सुनी नहीं। जी जी। वो एक तो मुझे कह गया कि पीटीआई के वकील हैं, हालांकि मेरा ताल्लुक नहीं है, और दूसरा उन्होंने कह दिया कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, तो पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है। तो मैंने भी यही कहा था कि उनकी गवर्नमेंट है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह एफआईआर दर्ज करवाएं। ये दोनों बातें जो मैंने की हैं, हाशमी साहब ने भी वही बातें की हैं, सिर्फ ये है कि उन्होंने शायद वो सुना नहीं, तो वो उन्होंने मेरे ऊपर डाल के कर दी हैं, जो कि मुनासिब नहीं था। सही, लेकिन इमरान साहब ये बताते जाएं कि अभी तो जिस तरह निहाल हाशमी साहब कह रहे थे, चाहता हूं, मुझे नहीं, मैं समझा कि आप पीटीआई के ठीक है वो मशहूर रहनुमा, सही है, नहीं पूरा तारुफ नहीं सुन सका। अच्छा, नहीं सुन सके निहाल साहब, लेकिन ये बताएं अभी इमरान शफी साहब कानूनी तौर पर, क्योंकि ये तो मासूम जाने गई ना और मजीद लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और पता नहीं कितने और अगर इसमें खुदा ना खास्ता जाएं, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो वफाकी हुकूमत कानूनी तौर पर क्या कर सकती है? ये ऑप्शन जो बातें चल रही हैं, गवर्नर राज आ जाए, और दूसरी बात इन एफआईआर के लिए इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है? क्योंकि ये तो एफआईआर दबा दी गई ना पंजाब गवर्नमेंट ने, या जो भी पीटीआई ने मिलकर दबा दी है। इमरान शफी साहब देखिए, एफआईआर को जहां तक दर्ज करवाने का ताल्लुक है, तो दफा 154 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो है वो थाने में जाके एफआईआर एसएचओ के सामने दर्ज करवा सकता है। उसके लिए ये एफआईआर का मकसद है कानून को हरकत में लाना। सही। और कानून को हरकत में लाने के लिए आपने सिर्फ जुर्म की इतला देनी है और उस इतला के नतीजे में उस एफआईआर का इंदराज करना जो है वो एसएचओ मुतलका की जिम्मेदारी है। तो इसलिए इसके लिए किसी खास हुकूमत का होना भी जरूरी नहीं है, और इसमें वफाक और पंजाब और केपी और सिंध का कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी शहरी उठ के जो है वो कंप्लेनेंट बन सकता है इस केस में कि ये वाकया हुआ और उसमें एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन जब इस तरह के मुकदमात होते हैं, जब कुछ लोग जब जैसे साफी साहिबा का जो है वो शहीद हुई, तो उनके लिए ज्यादा बेहतर यही होता है कि उनके लवाहिकीन आगे बढ़कर वो एफआईआर दर्ज ठीक है। मुझे एक ब्रेक का इमरान साहब, ठीक है आपने समझाया कानूनी तरीका, एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। सऊदी अरब के वली अहद का दौरा पाकिस्तान, 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे, इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। रिफाइनरी और जो पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है वो क्या है और क्या पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है इससे, इस ब्रेक के बाद मैं कहता हूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम सियासी माहौल पे बात कर रहे थे। अब आते हैं सऊदी अरब के वली अहद का दौरा पाकिस्तान, मुतवक्का दौरा पाकिस्तान, और इसमें आने वाली जो मुतवक्का सरमायाकारी है या फिर जो बेल आउट पैकेज 4 अरब डॉलर की बात की जा रही है,
पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत की हामिल है और क्या ये मटीरियलाइज हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। और ये ना मैं बता सकता हूँ ना आप समझने के लिए, हमें समझाने के लिए इस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन जनाब हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे के 2018-2019 में स्पेशली मुलाकातें भी उनकी हुई हैं अहम तरीन, और सब समझ बूझ रखते हैं कि क्या इसके मामलात हैं और क्या नहीं। पहले आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 28 अक्टूबर को सऊदी अरब से आने वाली इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहा था। में ऑयल रिफाइनरी है जो कि 9-10 अरब डॉलर की है, वो अब तशरीफ लाने वाले हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने ताई उनका भरपूर इस्तकबाल करें, क्योंकि वो मेहमान है जो कि एक इंतहाई बरादर मुल्क से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान की खुशहाली उनकी खुशी है और पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार है। यही वही मनसूबा है ऑयल रिफाइनरी का जो आज से 2019 में वो लेके आए खुद। यही हमारे जो फरमारवा हैं क्राउन प्रिंस पाकिस्तान। उसके बाद मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, कुछ ना हुआ और उन्होंने बदल हो गए, बाकी ममालिक में जाके उन्होंने बड़ी सरमायाकारी की। अब बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। अब बड़ी मुश्किल से हम उनको लेके आए हैं। अब इंशाल्लाह ऑयल रिफाइनरी का भी होगा जो 10-12 अरब डॉलर का है। हारून शरीफ साहब, आप बताएं कि ये मटीरियलाइज क्यों नहीं हुआ था 20 बिलियन डॉलर, और आपकी जो इस सिलसिले मुलाकात भी हुई थी वो क्या थी? उस मुलाकात में पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिकल जो एक रोल होता है वो उसके बारे में क्या कहा था मोहम्मद बिन सलमान ने, और आपको लगता है ये मटीरियलाइज इस दफा होगी? जी, बहुत शुक्रिया सफान खान साहब। देखिए, मेरी तो तवक्को पाकिस्तान के लिए तब भी थी और ख्वाहिश अब भी है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब से और बाकी ममालिक से सरमायाकारी आए, ना कि हम बेल आउट पैकेजेस पे फोकस करें, क्योंकि असल आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ताल्लुक तो सरमायाकारी से बनता है। जहां तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने, मैं इसको लीड कर रहा था, तो उस वक्त हमने कोई 20-21 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स पे एग्रीमेंट्स किए थे। मैं यह फर्क देता जाऊं कि ये MOU से एक स्टेप आगे था, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे कि कौन कौन से लगेंगे। इसके अंदर ये ऑयल रिफाइनरी थी, उसके अंदर एक ऑल्टरनेट एनर्जी का प्रोजेक्ट था जो उनकी एक्वा पावर नामी कंपनी ने करना था। फिर वो अब कुछ प्राइवेटाइजेशन से, आपको याद होगा कि वो LNG प्लांट्स खरीदना चाहते थे, और इसके अलावा उनकी जो मिनरल्स की कंपनी है मादन, वो बलूचिस्तान में मिनरल डेवलपमेंट का काम करना चाह रही थी। अब जहां तक इसमें मेरी 3 मुलाकातें हुई, 2 दफा क्राउन प्रिंस से मिलने का भी मुझे मौका मिला और सऊदी अरब में भी हुई, और यहां पर जब वो आई तो मैं होस्ट टीम का हिस्सा था। देखिए, सऊदी अरब जो था, उनकी एक 2030 का विजन है कि पोस्ट ऑयल में उन्होंने कैसे डाइवर्सिफाई करना है, और खित्ते के अंदर इन्वेस्टमेंट्स उसका एक अहम हिस्सा है, और ये उस स्ट्रेटजी के अंदर हमने बाकायदा उसको फिट किया। वहां पर जो उनकी एप्रीहेंशन थी, उन्होंने, जो मैं आपको एग्जैक्ट अल्फाज बता देता हूं, उन्होंने कहा था कि मेरे जो टेक्निकल टीम्स हैं वो कह रही हैं कि अगर ये मंसूबे आपने वजारतों को दे दिए तो ये वहां नहीं हो पाएंगे। इसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप का हुकूमत से थोड़ा हट के एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इसको फास्ट ट्रैक कर सके। और मैंने उनसे बिल्कुल ना सिर्फ इत्तफाक किया, बल्कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से, इमरान खान साहब से, शाह महमूद साहब जो थे उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर, असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर, तफसीलन बार बार कहा कि इसको हमें, लफ्ज़ जो मैं बोलता था कि हमें हुकूमत की वजारतों से इंसुलेट करके टेक्निकली प्रोफेशनल टीम को दे देना चाहिए। लेकिन होता जैसे हमारे मुल्क में है कि ब्यूरोक्रेसी किसी चीज को जाने नहीं देती, तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ने उसको अपने ही तरीके से करने की कोशिश की। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास वो टीथ नहीं थे कि मैं उनको पुश करके इसको निकाल लेता। लेकिन मैंने फिर भी एक इंडिपेंडेंट जो हमारी एक कंपनी है पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, उसके अंदर एक यूनिट बना दिया कि इसकी फिजिबिलिटी पे काम शुरू कर दें। जो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि एक तो हमारे में इतना बड़ा 10-12 अरब डॉलर का मंसूबा करने की हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी में सलाहियत नहीं है, और अभी भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं आया है। तो मेरी ये जो एडवाइस है वजीर आजम साहब को जो अब हैं
कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाइए, या जैसे सऊदी पाक इन्वेस्टमेंट नामी एक कंपनी ऑलरेडी है उसको एम्पावर कर दे, जहां पर आप 15-20 लोगों की टीम लगाएं जो 24/7 इस पर काम कर सके, जिसमें इंजीनियर्स हों, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हों, ऑयल के दुनिया के समझने वाले हों। जो हमारी सूरत हाल है, ये मैं इसलिए तफसील से बता रहा हूं कि अवाम को और आपको और मुझे हमें समझने की जरूरत है कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में बार बार क्यों आ रही है। अनुज साहब, एक बात मैं अगर इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझूं, आप ये कह रहे हैं कि वो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करना चाह रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी या फिर जो हमारा निज़ाम हुकूमत है वो उसको उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सका। और जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और आज़म खान साहब उनके इस पर सेक्रेटरी थे मेन, लेकिन वो नहीं कर सके, और आप कह रहे हैं अभी भी हम इस केपेबल नहीं है कि हम उसको एडजस्ट कर सकें, तो इसका मतलब ये दिस कैन बी अगेन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी अगर इस लिहाज से देखा जाए तो। जी, उस वक्त दो और बातें भी हुई थी जिसका मैं तनाज़ुर में बताता जाऊं। एक तो आपको याद हो कि उस वक्त यहां पर एक बहुत सख्त टेंशन चल रही थी सऊदी अरब और कतर में, और पाकिस्तान के लिए एक बैलेंसिंग करने का प्रॉब्लम सियासी तौर पे हम डिप्लोमेटिक लेंस में उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाए एंड माय मस्ट से, तो एक उसका फैक्टर भी था। लेकिन मेन फैक्टर यही था कि सऊदी अरब तो ये पैकेज करना चाह रहा है, तब भी चाह रहा था, अब भी चाह रहा है, लेकिन हमें अपने अंदर सलाहियत पैदा करने की जरूरत है कि ये दुनिया ये प्रोजेक्ट्स करती कैसे। आप देखें हिंदुस्तान के अंदर रिलायंस ग्रुप उनके साथ मिलकर कर रहा है, ना कि हुकूमत हिंदुस्तान कर रही है। तो ये सलाहियत प्राइवेट सेक्टर लेड है, एक टीम बनानी पड़ेगी, कंपनी बनानी पड़ेगी जो इंडिपेंडेंटली काम करे। सियासत देखिए, अब इस हुकूमत का जो वक्त है इलेक्शंस का, बड़ी याद 1 साल और होगा अगर हम जो जाएं लीगल तरीके से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन हालात में कौन ब्यूरोक्रेट फैसला करेगा? तो इसलिए अर्जेंटली जरूरत यह है कि उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए जॉइंट एक टीम बने जो एक कॉर्पोरेट सेटअप में हो, जिसको हम लीगल प्रोटेक्शन दें कि जो ये काम करेंगे हुकूमत इसको ना सिर्फ ओवरसी करेगी बल्कि जो भी आएगा सपोर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना इनपुट दिया इस अहम के हवाले से, और जो हमें हर्डल्स इसमें सामना करना पड़ सकता है उनके बारे में भी इत्तला दी। लेकिन सऊदी अरब तो पैसे देने को तैयार है सरमायाकारी के लिए, हम शायद उस पैसे की सलाहियत नहीं रखते कि उसको सही तरह इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद रखते हैं कि ये पैसे मटेरियलाइज हो, ये इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज हो इस दौरे में। फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।